गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद्युत अभियांत्रिकी। आज हम देखेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एसी मशीन्स जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जिसमें हमने इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन को समझना है। इन दोनों मशीन के कॉन्सेप्ट समझने के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो फर्स्ट मेथड है आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स पोल, और सेकंड मेथड है आपकी स्पेस फेजर रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट मेथड में देखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स पोल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है और उसका नेचर रोटेटिंग है। अब इन दोनों ही मशीन इंडक्शन एज वेल एज सिंक्रोनस में आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है, एक पॉइंट नोट करने वाला है, ये है आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है वो स्टेटर पे होती है। जैसे डीसी के केस में हमने देखा हमारे प्रीवियस वीडियो में कि आर्मेचर वाइंडिंग जो थी रोटेटर पे थी या रोटर पे थी, या वाइंडिंग रोटेटरी थी। बट इस केस में जहां हम एसी मशीन्स की बात करेंगे, इंडक्शन और सिंक्रोनस, तो आर्मेचर वाइंडिंग जो होगी आपके स्टेटर पे होगी। तो अब एक हमने ये स्टेटर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, ये हमारा स्टेटर है। और इसमें एक वाइंडिंग की है, सिंपलेस्ट वाइंडिंग जो स्टार कनेक्टेड है, लाइक दिस। अगर हम इसको ए पॉइंट बोल रहे हैं, इसे बी पॉइंट बोल रहे हैं, और ये सी पॉइंट है, ए बी एंड सी, तो ये स्टार कनेक्टेड है लाइक दिस। ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये हमारा सी पॉइंट हो गया। ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्रॉस बना हुआ है, मतलब यहाँ से कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इनसाइड होगी, आर डैश से बाहर निकल रहे हैं, मतलब ये वाली वाइंडिंग जो हो गई आर आर डैश हो गई, ठीक है। फिर 120 डिग्री के बाद देखो हमने वाई फेज बनाया है, यहाँ से कंडक्टर अंदर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से एग्जिट कर रहा है। तो ये वाली हो गई हमारी वाई वाई डैश। देखो वाई पॉइंट आपने सी से कनेक्ट कर रखा है, यहाँ ध्यान से देखोगे तो वाई पॉइंट आपने सी से कनेक्ट कर रखा है। सिमिलरली y से 120 डिग्री बाद हमने तीसरा फेज बनाया बी। तो फेज सीक्वेंस हमने इस तरह से लिया आर वाई बी। तो बी से कंडक्टर हमने इंसर्ट किया है और बी डैश से बाहर लिया है। अब जो ये आउटर टर्मिनल है, मतलब बी से आपने कहाँ गए, बी फेज में और बी डैश में, ठीक है। तो आर डैश वाई डैश बी डैश को आपने देखो यहाँ इस पॉइंट पे मर्ज किया है, मतलब एक न्यूट्रल पॉइंट बना है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इस वाइंडिंग का, स्टार कनेक्टेड, ठीक है। अब हम वन बाय वन समझते हैं कि थ्री फेज अगर हम इसको सप्लाई दें तब क्या होगा। उससे पहले देखते हैं वन बाय वन फेज में हमारी फ्लक्स पोल कैसे बनेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स पोल मेथड है। तो जैसे आर फेज अगर सिर्फ मैं एनर्जाइज करूं और करंट एंटर इस यहाँ इस पॉइंट से हो रही है और एग्जिट इस पॉइंट से हो रही है, तो राइट हैंड ग्रिप रूल लगाना है आपको, या राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं उसे। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर मैं थंब की डायरेक्शन इनसाइड रखूंगा तो मेरी फिंगर्स जो है वो क्लॉकवाइज आएगी, तो फ्लक्स की डायरेक्शन ये बनेगी। और सिमिलरली जब मैं थंब की डायरेक्शन को आउटसाइड रखूंगा और ये आपका जो रिमेनिंग फिंगर है वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से फ्लक्स डेवलप हो रही है एयर गैप में, सिर्फ जब मैं आर फेज को एनर्जाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स बन रहा है वो एयर गैप में क्या है, राइट टू लेफ्ट, मतलब एन पोल यहाँ बन जाएगा, एस पोल यहाँ बन जाएगा। अब वैसे ही अगर मैं सिर्फ बी फेज को एनर्जाइज करूं, यहाँ से करंट एंटर करूं और यहाँ से एग्जिट कराऊं, तो क्या होगा। सिमिलरली आप राइट हैंड थंब रूल या ग्रिप रूल लगा के देख सकते हैं कि बाहर आ रही है, ठीक है, करंट। तो आपकी एंटी क्लॉकवाइज फ्लक्स की डायरेक्शन बनेगी, मतलब फ्लक्स कुछ ऐसी डेवलप होगी इस कंडक्टर के अक्रॉस, और यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी क्योंकि आपकी करंट की डायरेक्शन इनसाइड है। तो आपका ये जो फ्लक्स है वो एयर गैप में रिजल्टेंट फ्लक्स कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ एन पोल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ एस पोल क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली बी फेज को अगर एनर्जाइज करूं तो मैं रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन निकाल सकता हूं। अब देखते हैं, मतलब ये तीन मैग्नेटिक फ्लक्स बन गई हमारी आर वाई और बी,
ठीक है। अब थ्री फेज में हमारा हमें बैलेंस सप्लाई देते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये 120 डिग्री अपार्ट आपका आर फेज है। आर फेज से 120 डिग्री बाद आपका वाई फेज स्टार्ट होगा और उससे 120 डिग्री बाद बी फेज स्टार्ट होगा। तो हर इंस्टेंट पे देख लेते हैं हम कि क्या होगा। तो हमने सपोज ये टी इज इक्वल टू 1 2 3 4 चार डिवीजन या चार इंस्टेंट मार्क कर लिए, जिस पे हमें देखना है कि आर फेज वाई फेज और बी फेज में करंट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है। तो वन टी इज इक्वल टू वन से स्टार्ट करते हैं। टी इज इक्वल टू वन पे क्या हो रहा है, देखो आर जो है, यहाँ पे भी देख सकते हो आर जो है मैक्सिमम पे है। ठीक है। और वाई और बी जो है वो निगेटिव है, मतलब आर क्या है, मैक्सिमम पॉजिटिव, और वाई और बी जो है हाफ ऑफ द मैक्सिमम और निगेटिव, है ना। दिख रहा है यहाँ साफ, क्योंकि अगर आप कोई थ्री फेज सप्लाई देते हो, ठीक है, ये आपकी अगर थ्री फेज सप्लाई है किसी थ्री फेज लोड में, जैसे आपने तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिए और एक थ्री फेज लोड बना लिया, तो हमें मालूम है कि तीनों करंट का जो समेशन होगा, एल्जेब्रिक समेशन, किसी भी इंस्टेंट पे वो जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे हमारा, क्योंकि जैसे सिंगल फेज में देखते हैं आप, ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई में आपने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिया तो करंट जो है इस क्लोज पाथ में सेम ही होगी ना। ऐसा थोड़ी होगा कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ करंट कम हो गई तो आई की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी, क्योंकि आपके क्लोज पाथ में करंट तो चेंज होगी नहीं। तो यहाँ से जैसे आपका आई आर आ रहा है ना, आर फेज की करंट, यहाँ से आई वाई आ रहा है और यहाँ से आई बी आ रहा है, आर वाई बी तीन फेज हो गए। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर आई आर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो सकता है, आई वाई और आई बी निगेटिव हो सकते हैं, जैसा हमारे इस इंस्टेंट पे हो रहा है। ठीक है। वाई पॉजिटिव होगा तो आई आर आई बी निगेटिव हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो कि अलग अलग इंस्टेंट पे इसकी क्या क्या वैल्यू होती है। किसी इंस्टेंट पे वाई फेज की वैल्यू जीरो भी हो सकती है अगर प्योर रेजिस्टिव लोड लगाया है। तो जैसे ये वोल्टेज वेव फॉर्म है ना, ये थ्री फेज वोल्टेज वेव फॉर्म है, तो करंट वेव फॉर्म भी सेम फेज में ही बनेगी। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि अलग अलग मोमेंट पे या अलग अलग टाइम की वैल्यू के लिए हमारी आर वाई और बी की वैल्यू कैसी है। तो फर्स्ट में हमने देखा आर जो है वो पॉजिटिव है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे है। ठीक है। और केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ कंप्लीट करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए आप ये देख सकते हो कि इन दोनों की निगेटिव वैल्यू जो होगी वो आर के बराबर होगी। तो आर वाई बी आपने क्रॉस बनाया हुआ था रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है। तो आर तो पॉजिटिव है तो इसका क्रॉस यहीं रहने देंगे। ठीक है। डॉट यहीं रहने देंगे, मतलब आर आर डैश फेज जो है वो पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में रहेगा। अब वाई फेज पे आते हैं, तो वाई फेज क्या है, निगेटिव है। ठीक है। तो क्रॉस की जगह क्या बनाना पड़ेगा, अब आपको डॉट बनाना पड़ेगा और डॉट की जगह क्रॉस बनाना पड़ेगा। सिमिलरली बी फेज जो है वो भी निगेटिव है, तो बी जो क्रॉस था वहां डॉट आ जाएगा और बी डैश जहाँ क्रॉस था, सॉरी डॉट था, वहां क्रॉस आ जाएगा। तो इंस्टेंट t इज इक्वल टू वन पे आपके जो नए करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये मैंने नया बना लिया है, डॉट डॉट और डॉट। अब आप देखोगे जब इसका फ्लक्स पोल बनाने की कोशिश करोगे तो ये क्रॉस है, मतलब अंदर की साइड करंट जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लक्स होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लक्स होगा, यहाँ भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लक्स होगा। यहाँ डॉट बना है मतलब करंट की डायरेक्शन क्या है, t इज इक्वल टू वन पे बाहर की तरफ करंट आ रहा है, तो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट। और सिमिलरली इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरह बनेगा, इसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट। तो एक रिजल्टेंट फ्लक्स पोल बनेंगे जिसमें एन की डायरेक्शन यहाँ होगी और एस की डायरेक्शन यहाँ होगी एयर गैप में। और इस आर्मेचर को हम अगर मैग्नेट माने तो ये ऐसा होता है ना, एन एस। तो फ्लक्स की डायरेक्शन बाहर मैग्नेट से क्या होती है, एन टू एस होती है, और इनसाइड द मैग्नेट क्या होती है, एस टू एन होती है। समझ में आया, तो ये एस हमने इसके लिए बना दिया, इससे कंफ्यूज नहीं होगी। तो एन की डायरेक्शन एयर गैप में यहाँ होगी और एस की डायरेक्शन यहाँ होगी, किस इंस्टेंट पे, तो टी इज इक्वल टू वन पे। अब सिमिलरली
t इज इक्वल टू 2 पे देख लेते हैं। तो t इज इक्वल टू 2 पे क्या है, r जो है पॉजिटिव है, y जो है पॉजिटिव है, और बी फेज जो है वो निगेटिव है। तो हमने वापस से हमारा वाइंडिंग डायग्राम बना लिया है, जिसमें क्रॉस 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 120 डिग्री के बाद है। यहाँ ये ध्यान देना है, ये 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है बैलेंस सप्लाई बनाने के लिए, और ये वाला y से लेके b तक का जो डिफरेंस है ये 120 डिग्री है, और b से लेके वापस r तक 120 डिग्री है। ठीक है, अब वापस से आते हैं हम करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्रॉस और डॉट को रीअरेंज करते हैं। तो R पॉजिटिव है तो क्रॉस और डॉट सेम जगह पे रहेंगे। ठीक है, Y में भी पॉजिटिव हो गया है अब ये, तो क्रॉस और डॉट सेम डायरेक्शन में रहेंगे। और अब B फेज देखो, B फेज क्या है, निगेटिव है, तो B का यहाँ पे नया डॉट आ जाएगा और यहाँ क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से कुछ हो जाएगा, R B Y क्रॉस हो गए, और ये R डैश Y डैश B डैश और Y डैश डॉट हो गए। ठीक है, तो अगेन हम फ्लक्स की डायरेक्शन बनाएंगे, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको एक नई फ्लक्स पोल की डायरेक्शन मिल गई, यहाँ एन पोल बन गया, यहाँ एस पोल बन गया। ठीक है, अब t इज इक्वल टू 3 पे सिमिलर अप्रोच रखेंगे। ठीक है, y क्या है, पॉजिटिव है, और r और b निगेटिव है। ठीक है, तो r y b में हमें चेंज क्या करना है, r को चेंज करना है क्या, यस, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ डॉट आ जाएगा और यहाँ क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, y फेस में देखें तो y पॉजिटिव है, मतलब क्रॉस यहीं रहेगा, डॉट यहाँ रहेगा। ठीक है, अब बी फेज को देखें तो निगेटिव है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट की जगह क्रॉस और क्रॉस की जगह डॉट। ठीक है, तो अब हमें दिख रहा है कि ये एक ग्रुप बन रहा है क्रॉस का, और ये एक ग्रुप बन रहा है डॉट का। डॉट मीन्स इनसाइड, डॉट और क्रॉस को समझना है तो एरो से समझ सकते हो। ठीक है, एरो कुछ इस तरह होता है। ठीक है, तो अगर एरो को हम बैक साइड से देखें, जब वो हमारे से दूर जा रहा है, तो आपको कुछ इस तरह क्रॉस दिखेगा। तो क्रॉस का मतलब होता है कि करंट यहाँ से अंदर की साइड में जा रही है। और इसको यहाँ सामने से देखें, अगर फ्रंट साइड से अगर तीर हमारे तरफ आ रहा है, एरो हमारे तरफ आ रहा है, तो एक इस तरह का डॉट दिखेगा। इससे आप इसको समझ सकते हो। तो अगेन वापस आते हैं कि डॉट जो है हमारे क्या बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, और क्रॉस जो है हमारे क्या बनाएंगे, क्लॉकवाइज फ्लक्स। तो एक आपको रिजल्टेंट फ्लक्स मिलेगा एयर गैप में, जिसका एन यहाँ है, एस यहाँ है। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया नया एन और एस। अब इस चीज को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है, टी इज इक्वल टू 1 2 3, मतलब मैं वापस से यहाँ आ रहा हूँ। तो आर क्या हो रहा है, देखो मैक्सिमम पॉजिटिव से कम होते होते जीरो हो रहा है। ठीक है, और जीरो के बाद क्या हो रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है पॉजिटिव से निगेटिव, है ना, ये क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, सिमिलरली y क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। मतलब अब इसको यहाँ पे समझते हैं कि ये जो एयर गैप में फ्लक्स बना था, ठीक है, ये कुछ इस तरह से रोटेट हो रहा है। ठीक है, टाइम के साथ, क्योंकि t इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 करोगे आप, तो आपकी थ्री फेज वाइंडिंग कुछ ऐसी है। ये पहला फेज हो गया, ये दूसरा फेज हो गया, और ये तीसरा फेज हो गया। इस तरह से बनाते हैं हम थ्री फेज वाइंडिंग। तो करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, फ्लक्स पोल जो बन रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं, और उनके चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, आपका एक मैग्नेटिक फ्लक्स पोल बन रहा है एयर गैप में, जो रोटेट हो रहा है। इसको बिल्कुल इस तरह से समझ सकते हैं कि एयर गैप में, ये अगर आपका एयर गैप है तो एक वर्चुअल मैग्नेट बन रहा है। ठीक है, एन और एस, जो रोटेट हो रहा है। और रोटेट हो रहा है तो किस स्पीड से रोटेट हो रहा है, तो हम अभी के लिए समझ लेते हैं इसको सिंक्रोनस स्पीड पे। आगे डिराइव करेंगे कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी। इस स्पीड पे आपका ये जो मैग्नेटिक पोल्स बन रहे हैं वो रोटेट हो रहे हैं।
अब दूसरी मेथड देख लेते हैं, स्पेस फेजर रिप्रेजेंटेशन। तो स्पेस फेजर रिप्रेजेंटेशन में क्या देखते हैं हम, तो एफ आर एक ड्रॉ कर लेते हैं। एफ आर क्या है, स्पेस फेजर विच रिप्रेजेंट साइनोसोडली डिस्ट्रीब्यूटेड एमएमएफ। एमएमएफ जैसे आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ा है ईएमएफ, ठीक है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जो फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है। ईएमएफ जैसे सिमिलर इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो वैसे ही फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक एमएमएफ होता है, ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो हम उसे बनाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम अप्रोच रहेगी। और मैग्नीट्यूड जो एफ आर का है, ठीक है, वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, सिंपल है। तो t इज इक्वल टू 1 पे हमने क्या देखा था, एफ आर जो था वो पॉजिटिव था, ठीक है, और वाई फे एफ वाई यहाँ बन रहा था और एफ बी यहाँ बन रहा था, पर दोनों निगेटिव है तो इनको 120 डिग्री हम क्या करते हैं, फेज डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव एफ वाई और ये हो गया आपका पॉजिटिव एफ बी। अब इन तीनों का फेजर सम करोगे अगर अपन, तीन फेज अलग अलग जिनके कारण हमारे तीन एमएमएफ क्रिएट हो रहे हैं, आर फेस के लिए, वाई फेस के लिए और बी फेस के लिए। अब इनका अगर हम समेशन करेंगे, एफ रिजल्टेंट निकालेंगे, तो फेजर सम कर लो आप, इसमें 3/2 एफ एम मिल जाएगा आपको ये। और हर लोकेशन के लिए, जैसे हर इंस्टेंट के लिए टी इज इक्वल टू 1 निकाला आपने, सिमिलर अप्रोच 2 3 4 5 पे निकालोगे तो आपको ये जो एफ रिजल्टेंट है ये क्या होगा, रोटेट होते हुए मिलेगा। तो कुछ इस तरह से आपकी जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि इसी से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा किसका, एसी मशीन्स का। एसी में मैंने क्या बताया, इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन, इन दोनों मशीन का कॉन्सेप्ट यहीं से समझ में आएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से। तो इस वीडियो के लिए बस करते हैं, थैंक यू।